भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले आप सभी को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे कुछ भाइयों को नृशंस हत्या किया बॉर्डर में घुस के, और उस कायरतापूर्ण कार्य का बदला जो हमारी भारतीय सेना ने लिया है, उसके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। और हमारी भारतीय सेना और इस देश की सरकार बधाई के पात्र है। भाइयों, आप देखिएगा कि हम इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि 1971 के बाद, 1971 के बाद या 71 में भी तो युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन बिना युद्ध का घोषणा हुए ये आजाद भारत में ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इस विषय पे हम लोग कल रमना मैदान में कार्यक्रम करेंगे, उस पे विशेष बोलेंगे। आज हम लोग आरा के तमाम समस्याओं पे बात करेंगे। आज हम लोग वीर कुंवर सिंह की ऐतिहासिक धरती गांगी पे खड़े हैं। हमारे सभी भाई हमारे साथ हैं। आप सबको बताना चाहते हैं कि एक समाज के निर्माण में जितनी भूमिका शिक्षा की होती है, सुरक्षा की होती है, स्वास्थ्य की होती है, न्यायिक व्यवस्था की होती है, लेकिन ये तमाम व्यवस्थाएं आज दिन प्रतिदिन लच्चर होती जा रही है। भाइयों, आप देखिएगा, हम लोग सड़क के किनारे खड़े हैं। सड़क की स्थिति क्या है, ये हम सबसे छुपी हुई नहीं है। आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, जाम की समस्याएं लगातार देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी आपको महत्वपूर्ण कार्य से, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चाहे रेल पकड़ना हो, बस पकड़ना हो, अगर आप समय पे निकलते हैं तो आप समय पे पहुंच पाइएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब तमाम समस्याएं हमारे बीच में आ रही है। जाम को लेकर चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम के लोग हो, हमारे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक लोग हो, इससे कोई बात नहीं कर रहा है। आप देखिएगा, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के नाम से हम लोगों को जिता देते हैं, लेकिन उनका काम क्या है? कोई काम नहीं है। हिंदू मुस्लिम करके नगर निगम का चुनाव ये लोग जीतते हैं, लेकिन यही हिंदू के लिए ये लोग खड़े नहीं है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ पे चलने लायक नहीं होगा, खड़े होने लायक नहीं होगा। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे घुटना भर, जांघ भर पानी हो जाता है। आप बताइए, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर एक महिला, हमारी बेटी, अगर घर से निकल के मंदिर जाती है और वो अपने सलवार को, नीचे के सलवार को घुटने तक करती है, तब जाके मंदिर जाती है, बताइए उस हिंदू महिला की इज्जत, उस हिंदू बेटी की इज्जत, उस हिंदू बहन की इज्जत, आप बताइए उसके लिए आप कहाँ खड़े हैं? ये सवाल हम नगर निगम के लोगों से पूछना चाहते हैं। आप बताइए, आप बताइए, आज नगर निगम में देखिएगा, नगर निगम में देखिएगा भाइयों की क्या स्थिति है। लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये आप देखिएगा, जितना भी समाचार आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये उस पे छीटाकशी, वो उस पे छीटाकशी, लेकिन कोई भी जनता के मुद्दे पे ना ही ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। फरवरी मार्च के महीने में, हमको लग रहा है मार्च के महीने में बजट पास हुआ है नगर निगम का। नगर निगम का बजट पास हुआ है एक लगभग 1100, यानी 1065 करोड़ या कुछ ऐसे, मतलब 1100, लमसम 1100 करोड़ का बजट नगर निगम का बजट है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या 1100 करोड़ के बजट में, 1100 करोड़ के बजट में आप एक सही शौचालय दे सकते हैं कि नहीं आरा को? ये सवाल हम नगर निगम के लोगों से पूछना चाहते हैं। किसके फंड में कितना पैसा आना चाहिए, कहां पे कितना घूस आना चाहिए, ये पूरा का पूरा
भ्रष्टाचार का सिस्टम ये लोग खड़ा किए हैं और इसीलिए ये लोग आपस में लड़ाई लड़ते हैं। कुछ बात और हम आपको कहना चाहते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पे आरा के दूर सुदूर गांव से लोग यहाँ पे आरा में खरीदारी करने आते हैं। आरा में दूर सुदूर गांव से लोग खरीदारी करने आते हैं। आप देखिएगा कि साथ में महिलाएं भी आती हैं। महिलाएं तो ज्यादा संख्या में आती हैं। महिलाएं जब अपने गांव से यहाँ पे आती हैं और किसी भी दुकान में वो लोग बाजार करती हैं, शॉपिंग करती हैं, आप बताइए कि नगर निगम की ये जिम्मेवारी है कि नहीं कि उस महिला को शौचालय दिया जाए? आप बताइए। पुरुष तो कहीं भी, मान लीजिए आपको हमको कहीं भी टॉयलेट लगता है, कहीं भी पेशाब करने जाना हो, हम लोग कहीं भी कोना देख के कर लेते हैं, नाली नाला देख के कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी बहन है, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बेटी है, वो कहाँ जाएगी? तो उसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। आज नगर निगम के लोग इतना भ्रष्ट हो चुके हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। नगर निगम से जुड़े लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ठेला वाला से अवैध वसूली कर रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहे हैं ठेला वाले से। हम नगर निगम के लोग, चाहे यहाँ पे विधायक हो, सांसद हो और जिलाधिकारी हो, चाहे सत्ता में कोई भी हो, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो लोग ठेला लगाते हैं, जो लोग सब्जी बेचते हैं, उनका इज्जत है कि नहीं? वो इज्जत के साथ ठेला लगा पाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जो लोग उनको तंग करते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, यहाँ पे ऑटो वाले से भी, रिक्शा वाले से भी पैसा लिया जाता है। और वो पैसा कहाँ जाता है? वो राजकोष में पैसा नहीं जाता है। वो नगर निगम के जो पिछलग्गू लोग हैं, जो मेयर के आगे पीछे करते रहते हैं, उनके खाता में वो पैसा जाता है और इसी से वो लोग अपना खान पान भरण पोषण करते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है, आप एक गरीब को तंग कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एक ठेला वाला ठेला चला रहा हो, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा हो, मोची वाला जूता सी रहा हो, चाहे वो गरीब ठेला वाला फल का दुकान किया हो, चाहे कपड़े का दुकान किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक आइडेंटिटी कार्ड का व्यवस्था करना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब है कि आप जिला प्रशासन के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, या नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, या विधायक जी के माध्यम से जिला प्रशासन में जाके आप रजिस्ट्रेशन कराइए और आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो ठेला वाला है ठेला चला रहा है, जो रिक्शा वाला है रिक्शा चला रहा है, जो गरीब ठेला लगा रहा है, उसको कोई भी पुलिस वाला उससे अवैध वसूली नहीं कर पाए। कोई भी उससे नगर निगम का लोग जो है, छुटवैया नेता, उससे किसी तरीके का वसूली नहीं कर पाए। तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन रहेगा तो उसका डेटा, एक कितने लोग यहाँ पे ठेला लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, इसका एक डेटा भी वहाँ चला जाएगा। तो ये नगर निगम नहीं करेगा। नगर निगम किसके खाते में कितना पैसा आना चाहिए, इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा है भाइयों। समस्याएं तमाम है। ये तो सड़क की समस्या हो गई। जब 1100 करोड़ का बजट पास किया जा रहा था, जब आरा नगर निगम 1100 करोड़ का बजट पास कर रहा था, 1100 करोड़ का, तो वो कह रहा था कि हम किस लिए बजट पास कर रहे हैं? तो बजट हम पास कर रहे हैं भाइयों किस लिए? तो सड़क के चौड़ीकरण के लिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आरा में कितना सड़क का चौड़ीकरण हुआ है? आप ईमान से बताइए। कोई भी सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ है। आप बताइए। उन्होंने कहा था कि हम लोग जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे। जाम की समस्या को लेके आप समाचार पत्रों में, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम पे, आप कितनी बार देखा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे मेयर हो, विधायक हो, सांसद हो, कितने बार जाम की समस्या को लेकर मीटिंग किया है? कोई नहीं किया है। तो ये सब समस्या पे कौन बात करेगा? ये सब समस्या पे बात नहीं करना है। आपको हम बताना चाहते हैं कि आरा में आप कहीं से भी घुसिए, चाहे गांगी से घुसिए, चाहे इधर सलेमपुर से घुसिए, बखोरापुर से घुसिए, कहीं भी घुसिए, उधर से आप बक्सर वाले रोड से घुसिए, चाहे आप धराहरा वाले रोड से घुसिए, आप देखिएगा कि हर जगह कचरा फैला हुआ है। हर जगह कचरा फैला हुआ है। बताइए, कचरा को लेकर इनके पास कोई नीति नहीं है। और तो और क्या करते हैं बताइए? जो कचरा जहाँ पे फैला हुआ है वहाँ पे ये लोग आग लगा देते हैं, और आग लगाने के कारण आपको हम बताते हैं कि बहुत गंभीर समस्याएं हो रही है। जो आस पास की गर्भवती महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य पे सीधा सीधा असर पड़ रहा है भाइयों। तो ये जनप्रतिनिधि, इन पे बात करनी चाहिए, ये उन पे बात नहीं कर रहे हैं। आरा का जल लगातार दूषित हो रहा है, वो पीने लायक नहीं है।
आप देखिएगा जो पानी से जुड़ा जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो समस्या है हमारा जल का वो लगातार खराब हो रहा है, तो उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बजट अपने पॉकेट में पैसा के लिए कर रहा है। आपको कुछ और बात हम बताना चाहते हैं। ये तो हो गया सड़क का समस्या। हम आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य का समस्या क्या है। स्वास्थ्य का समस्या आप देखिएगा तो आरा में सिर्फ और सिर्फ एक सदर अस्पताल है। सारा का सारा लोड, पूरे शाहबाद का लोड आप समझिए कि सदर अस्पताल आरा में पड़ता है। कोई भी इमरजेंसी यहाँ पड़ता है तो आप बताइए, एक सदर अस्पताल के अलावा मात्र एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे खुला हुआ है ब्लॉक में। हम सरकार से अपील करते हैं, हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि आप यहाँ की जन भावनाओं को समझते हुए, जन समस्याओं को देखते हुए आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2-3 और बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो जाम की समस्या से जो मरीज है सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, उनके साथ अप्रिय घटनाएं घट जाती है, उनमें लगातार वृद्धि होने के बजाय वो कमतर होंगी। तो इन सब समस्याओं पे हम सभी को बात करनी पड़ेगी। एक चीज और, ये पूरे भारत में है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बिहार में है, हमारे आरा में है, लेकिन आरा में भी ये है, क्योंकि हम आरा में इस चीज को महसूस कर पाते हैं। आप चले जाइए सदर अस्पताल में, आप चले जाइए प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो एक ब्लॉक में खुला हुआ है, डॉक्टर के साथ एक उसका दलाल बैठा हुआ होता है। उस दलाल का काम क्या है? उस दलाल का काम है कि जब डॉक्टर साहब यहाँ पे अपॉइंटेड हैं अपना डायग्नोसिस के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो देख रेख के मरीज को लेकर चले जाते हैं, वो अपने यहाँ चले जाते हैं। दलाल क्या करता है कि मरीज को इन्फ्लुएंस करता है, मरीज को अपने बात से प्रभावित करता है। वो क्या कहता है? वो यही कहता है कि आप सभी क्या कीजिए कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पर्सनल केयर मिलेगा उनके हॉस्पिटल में, मेरा उनसे जान पहचान है, मेरी भी बीवी का डिलीवरी वहीं हुआ था। वो ऐसे से घुमाता है बात को, कहेगा कि मेरी भी बीवी का डिलीवरी वहीं हुआ था, मेरे भी घर की औरत थी उसका डिलीवरी वहीं हुआ था, मेरे भी दोस्त की बीवी थी उसका डिलीवरी हम वहीं कराए थे, 30% पैसा कम करा दिए थे, आपका भी हम कम करा देंगे। ये सारा सेटिंग है, ये सारा कमीशन का खेल चल रहा है। आप बताइए, वो डॉक्टर के साथ मिलकर उसका जो एजेंट बैठा होता है, वो दलाल बैठा होता है, वो गरीबों को इन्फ्लुएंस करके, प्रभावित करके, झूठ सच बोल के उसको उसके हॉस्पिटल तक ले जाता है और उससे पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर कोई भी डॉक्टर के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट जाती है तो तमाम देश के लोग के साथ साथ, तमाम देश के लोगों के साथ साथ उसके जो संस्था के लोग हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं, वो भी आवाज उठाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो गरीब के हक में, जो डॉक्टर उसका खून चूस रहा है, उसके हक में आप आवाज कब उठाइएगा? हम जनप्रतिनिधियों से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि जो गरीब लोग आपको वोट देता है, चाहे वो लोग चुनाव जीते या ना जीते, बहुत से लोग मान लीजिए चुनाव नहीं जीतते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का भी काम है कि जो गरीब उनको वोट दिए हैं उनके लिए भी, उनके हकों के और अधिकारों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हम सांसद का चुनाव हार गए, हम विधायक का चुनाव हार गए, हम मेयर का चुनाव हार गए तो हम नहीं लड़ेंगे। जनता ने आपको विश्वास किया है, जनता ने आपको अपना मतदान किया है, आप उस मत का रिस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। लोकतंत्र में जितना भूमिका एक जीते हुए प्रत्याशी की होती है, उतना ही भूमिका एक हारे हुए प्रत्याशी की भी होनी चाहिए। इस बात के लिए हम सभी आप सबसे सवाल करना चाहते हैं भाइयों। एक दो सवाल और भी हम आपको कहना चाहते हैं, एक दो चीज हम भी और भी कहना चाहते हैं। सड़क सुरक्षा पे हम बात करना चाहते हैं। सुरक्षा का ये सिचुएशन है, आपको बताना चाहते हैं कि आरा में जब से मेरा जन्म हुआ है भैया, आप देखिएगा ना कि हम 2 ही 3 थाना देख रहे हैं यहाँ पे। हम नहीं दूसरा कोई नया थाना आया हो, सरकार बदला, निजाम बदला, सब कुछ बदला, लेकिन नए थाना का निर्माण अब कब कराइएगा? आरा में एक जगह अगर 2 घटनाएं घट जाती है तो हमारी पुलिस इतनी कैपेबल नहीं है कि वहां पे 2 जगह समान रेशियो में वहां पे जा पाए। ये हमारे बीच सवाल है। हमारे बीच सवाल है कि जो पुलिस का व्यवहार, कोई भी अगर महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, चाहे वो किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, चाहे कोई भी घटना प्रिय घटता है, अगर वो जाता है थाना में
अगर वो थानाध्यक्ष का आप देखिएगा तो उसका व्यवहार कैसा रहता है आप देखिएगा। अगर आपका जान पहचान नहीं है, अगर आपकी गाड़ी खो गई है, मोबाइल खो गया है, अगर आपका जान पहचान नहीं है तो आपका FIR दर्ज नहीं होगा। यहाँ पे सिचुएशन ये है। तो ये सभी सिचुएशन हमारे आपके बीच में है। तो चाहे स्वास्थ्य समस्या हो, चाहे सुरक्षा समस्या हो, चाहे रोड का समस्या हो, इस पे हम लोग लगातार आज बोल रहे हैं भाइयों। और भी कई समस्याएं हमारे बीच में है, हमारे बीच में समस्याएं हैं, और हमारे बीच में समस्याएं हैं आज स्कूल का। आप देखिएगा कि जैसे जैसे देश का जनसंख्या बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे बीच नौकरी भी एक चुनौती बढ़ी जा रही है। सरकारी नौकरी सीमित है, सरकारी नौकरी सीमित है। बहुत से लोग कहीं किसी के दुकान पे खट के काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कहीं लोअर मिडिल क्लास, कहीं छोटा मोटा योजना बना के अपना बिजनेस डाल के अपना काम करते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्या वो आदमी वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकता है? कभी नहीं भेज सकता है। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए बहुत अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए, और इस देश में मात्र 25 से 30% बच्चे ही, 30% गार्जियन ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं। तो प्राइवेट में मनमाने ही, आप बात सही कह रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था ऐसा नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो और चाहे सरकारी कॉलेज हो, इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों को पढ़ाने नहीं आता है। वहाँ का व्यवस्था इतना जर्जर है कि गार्जियन कोई भी हो, वो सरकारी में बच्चों को भेजने के बजाय प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में भेजना चाह रहा है भाइयों। तो हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा, हम लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि जो लोग शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ है, हमको सरकार से ये बात करनी पड़ेगी कि चाहे आप कितना भी बहाली निकाल ले, उन लोगों को रेगुलेट आप नहीं कीजिएगा कि वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पा रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, आप वहाँ पे देखिएगा कि जितने भी शिक्षक हैं आराम से बैठे रहते हैं। बहुत कम ही ऐसे शिक्षक हैं जो वहाँ पे क्लास लेते हैं। कॉलेज की भी यही स्थिति है, यूनिवर्सिटी की भी यही स्थिति है। तो इस बात पे हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे थे रोजगार की। देखिए, सरकारी नौकरी ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी से सबका भला नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको रोजगार का सृजन करना पड़ेगा। और रोजगार का सृजन करना कैसे करना पड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रोजगार का सृजन करना। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब आपको रोजगार का सृजन करना है तो आपको जिलाधिकारी के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ, आप सबको बैठ के तालमेल करके यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से, यहाँ के आर्थिक दृष्टिकोण से, यहाँ के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज का उपज अच्छा होता है, कौन चीज यहाँ पे ज्यादा फेमस है, उस चीज को केंद्र में लाके और उस पे नीति बना के और आम लोगों को उस पे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके रोजगार का सृजन होगा। हम आपके सामने दो नमूना पेश करते हैं भाइयों, दो उदाहरण देते हैं। आप बताइए, पूरा जो शाहाबाद क्षेत्र है वो धान और गेहूं की खेती बहुत अच्छी खेती होती है। गंगा और सोन के दोआब में होने के कारण यहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो फसल होता है, उस फसल को ज्यादा से ज्यादा उसको बाहर प्रचारित करने की जरूरत है। जब उस फसल को हम बहुत ज्यादा प्रचारित करते हैं, एक इकोनॉमिक्स में टर्म है, अर्थव्यवस्था में एक टर्म आता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है ना, सकल घरेलू मूल्यांकन उत्पाद इसको शायद बोलते हैं हिंदी में। हम लोग इंग्लिश मीडियम के चूंकि स्टूडेंट रहे हैं तो वो वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा है, सकल मूल्य संवर्धन शायद बोलते हैं उसको। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप देखिए कि वो जो पैदावार जो होता है, अगर उसको हम बढ़िया से मार्केटिज्म उसका करते हैं और उसको बढ़िया से मार्केट में ले जाकर उसको प्रचारित करते हैं, सरकार कोई ऐसे जिलाधिकारी के साथ योजना बनाए, सरकार अपने जनप्रतिनिधि के साथ कोई ऐसा योजना बनाए जिसके माध्यम से उसको और ग्लोबलाइज किया जाए, जिससे उस फसल की मांग शाहाबाद के बाहर भी बढ़े। क्योंकि किसान जो खेती करता है उसको लगे कि हमारे फसल का सही उसको पैसा मिल पाएगा, सही उसका वैल्यू मिल पाएगा, तो फसल को और ज्यादा से ज्यादा उसका उत्पादन कर पाएगा।
और इसलिए साथ में बैठने की जरूरत है। आपको एक और उदाहरण हम बताना चाहते हैं, आपको एक और उदाहरण बताना चाहते हैं। आप चले जाइएगा उद्वंत नगर। उद्वंत नगर कहाँ है? 5 से 6 किलोमीटर है यहाँ से। आप बताइए, उद्वंत नगर में बहुत ज्यादा खुरमा का निर्माण होता है, खुरमा का उत्पादन होता है और खुरमा को जीआई टैग मिला हुआ है। आप कहीं भी चले जाइएगा, भोजपुर जिले का खुरमा, आरा का खुरमा, पूरे शाहबाद का खुरमा, आप देखिएगा कि पूरे भारत में जाता है। कोई भी अपने हित मित्र के पास जाता है तो वो खुरमा लेके जाता है। हम आपको कहना चाहते हैं कि उसको और से ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है। उसको और ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कीजिएगा तो उससे ये होगा। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अब आरा के तमाम मंदिर में प्रसाद के रूप में खुरमा को वितरण किया जा सकता है। अगर हम प्रसाद के रूप में खुरमा का वितरण करते हैं तो बाहर से जो भी लोग आएंगे यहाँ पे प्रसाद के रूप में अगर खुरमा खरीदते हैं तो खुरमा का और भी ज्यादा प्रोडक्शन का मांग बढ़ेगा और उसके उत्पादन का जैसे ही मांग बढ़ेगा और भी नए नए लोग खुरमा के उत्पादन से जुड़ेंगे। और एक चीज और कहना चाहते हैं हम, आज अगर देश का विकास करना है, आरा का विकास करना है, भोजपुर का विकास करना है, शाहबाद का विकास करना है, बिहार का विकास करना है, तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के माध्यम से विकास नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से आज महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने की बात की जा रही है, वैसे ही हम लोग को महिलाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़ना पड़ेगा। हम लोग को जोड़ना पड़ेगा कि जो महिलाएं घर में सुबह में खाना बनाती हैं, शाम में खाना बनाती हैं और वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके लिए घर में कौन सा काम दिया जा सकता है। तो खुरमा, ऐसे कई उदाहरण है हम दे सकते हैं। समय की पाबंदी है, खुरमा का एक उदाहरण सबसे ज्यादा अच्छा है, प्रासंगिक है। हम आपको कहना चाहते हैं कि जैसे ही आप खुरमा का उत्पादन बढ़ता है तो घर में जितने भी ठेले वाले हैं ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में खुरमा को बेचते हैं प्रसाद के रूप में। तो जैसे ही उसका उत्पादन बढ़ता है तो घर की जो महिलाएं हैं वो भी उस उत्पादन से जुड़ेंगी, वो भी अर्थव्यवस्था में उसका भी हस्तक्षेप होगा। तो ऐसे हम लोग को रोजगार का क्रिएशन करना है। रोजगार का सृजन हम तमाम तरीकों से कर सकते हैं, तमाम एग्जाम्पल है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि के पास, हमारे जिलाधिकारी के पास उसके लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं है। बहुत कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि यहाँ पे जितने भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनको आरा के लोगों के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आप चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप देख लीजिए, आप ब्लॉक में चले जाइए। ये बहुत गंभीर आरोप और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ब्लॉक के अधिकारियों पे लगाना चाहता हूँ। आप ब्लॉक में जाइए, आप ब्लॉक में जाइएगा, देखिएगा आपका दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन हो, कोई भी अगर बहुत जेन्युइन काम हो, जेन्युइन काम, आप ये 2 नंबर काम छोड़ दीजिए, बिल्कुल 1 नंबर काम हो और जेन्युइन काम हो। आप ब्लॉक में चले जाइए, आप देखिएगा घुमा फिरा के आपसे 5,000 6,000 रुपए का डिमांड कर लेगा। घुमा फिरा के कैसे करेगा आपको बताते हैं। आप अपना काम लेके गए, 10 दिन का काम है, 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, आप गए वहां पे, वो क्या करेगा? बोलेगा कि पेंडिंग में है, बोलेगा कि पेंडिंग में है। ठीक है, आप परेशान होइएगा, 5 दिन बाद फिर आ जाइएगा, फिर 2 दिन बाद जाइएगा, फिर 3 दिन बाद जाइएगा। अंत में वो क्या करेगा? अंत में आप क्या कीजिएगा? आप अपना काम धंधा छोड़ के कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी काम करते हैं, कोई भी यहाँ पे तो टाटा बिरला और अंबानी तो है नहीं कि किसी को भेज दिया, दे के काम करा लिया। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सीओ आपसे सीधे पैसा नहीं मांगेगा। जो भी अधिकारी है वो क्या करेगा? वो आपसे सीधे पैसा नहीं मांगेगा, वो ऑपरेटर के थ्रू आपसे पैसा का डिमांड कराएगा। आप खुद तंग आके बोलेगा कि भाई कुछ ले दे के कर दो, रोज परेशानी होने से अच्छा है ले दे के कर दो। अच्छा ठीक है, लाओ, इतना लाओ। और वो आदमी मजबूरी में, चूंकि वो करे जीवन यापन के लिए रोज संघर्ष करना है, उसके जीवन यापन के लिए न्यूनतम की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार इधर उधर काम करना है, और वो तंग आकर वो पैसा दे देता है। ये आज ब्लॉक की स्थिति है। आप ब्लॉक का सीओ हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, उसके धन और संपत्ति का ईमानदारी से जांच करा के देख लीजिए। आप पाइएगा कि एक बिजनेसमैन से ज्यादा, एक बड़े बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा उसके पास पैसा आता है। वो कहां से पैसा आता है? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये सवाल हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं, ये सवाल हम यहाँ के जिलाधिकारी से पूछना चाहते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं
आप देखिएगा कि बंदूक का लाइसेंस यहाँ पे दिया जाता है, बंदूक का लाइसेंस दिया जाता है। अब कोई भी, हम ये नहीं कह रहे कि बंदूक का लाइसेंस देना सही है कि गलत है। अगर वो कानून में प्रावधान है तो वो बिल्कुल सही है, अगर वो कानून संविधान सम्मत है तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पास अगर 10 लाख रुपया नहीं है तो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया नहीं है तो आपको बंदूक का लाइसेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये हमारे बीच सवाल है और इस सवाल के साथ हम सभी आपके साथ खड़े हैं। और ये सवाल में जो भी लोग आपसे वोट मांगने आए उनसे आप सबको पूछना है कि चाहे सड़क की समस्या हो, जाम की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, ये समस्याएं कब सही होंगी। आप देखिए जिलाधिकारी एसपी साहब का ये हाल है कि यहाँ पे जितना भी जनप्रतिनिधि लोग हैं और जितना भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आरा के समस्या को लेके नहीं जाते हैं। वो क्या लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं गुलदस्ता। आप देखिएगा घंटा घर से गुलदस्ता मंगवाएंगे और गुलदस्ता मंगवाने के बाद कहेंगे, जाएंगे जिलाधिकारी के पास एसपी महोदय के साथ और कहेंगे कि सर एक फोटो हो जाए, और ऐसे फोटो खिंचाएंगे और गुलदस्ता उसको शाम में फेसबुक पे फोटो लिखेंगे और कहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय का, एसपी महोदय का, थानाध्यक्ष का आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं कि आप वो जिलाधिकारी की लड़ाई लड़ते हैं कि आप एसपी साहब की लड़ाई लड़ते हैं कि आप थानाध्यक्ष की लड़ाई लड़ते हैं। ये सवाल पे आपको जवाब देना पड़ेगा, ये सवाल पे आप सभी को पूछना पड़ेगा भाइयों। ये तमाम समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रख के आपको मतदान करना होगा। आपको पूछना पड़ेगा कि हमारे समस्याएं के लिए आप सभी कितना लड़ते हैं। एक समस्या और है भाइयों, ये बहुत जटिल समस्या है और हम मानते हैं कि ये समस्याएं सिर्फ आपको और हमसे ये समस्याएं खत्म नहीं होगी। ये समस्या है जुडिशियरी सिस्टम का, न्यायपालिका सिस्टम का। आप देखिए कि आज सरकार और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष चल रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितने भी जुडिशियरी सिस्टम के जुड़े लोग हैं, आप जाइए, आप चले जाइए कहीं भी, आप चले जाइए यहाँ पे व्यवहार न्यायालय में, सिविल कोर्ट में। आप देखिए गरीब आदमी तारीख पे तारीख दिया जाता है। आप देखिएगा न्याय आते आते क्या होता है कि वो कई आदमियों का क्या होता है कि न्याय आते आते कई लोग, प्रकाश जी ध्यान दीजिए, कई लोग क्या होता है कि वो लोग कई साल उतर जाता है, कई साल निकल जाता है। एक हम तो समस्या देख रहे थे कि कुछ लोग हैं जो जिन पे केस था, FIR था और वो लोग मर गए, उनका देहांत हो चुका, स्वर्गवास हो चुका और उनके स्वर्गवास के 25 साल बाद उनके घर पे नोटिस गया है। ये हमारा न्यायिक व्यवस्था है और ये हमारा पुलिसिया व्यवस्था है। इस पे कौन बात करेगा, इस पे हम सभी को बात करना पड़ेगा। और न्यायिक व्यवस्था में आप देखिएगा कितने केस पेंडिंग है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगाती है। हम सरकार के पक्ष से नहीं बोलते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो लूप होल है, हाई कोर्ट में जो लूप होल है, जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, पैसा दे के तारीख पे तारीख दिया जाता है, चाहे सिविल कोर्ट में तारीख पे तारीख दिया जाता है, उन सभी समस्याओं पे कौन बात करेगा। एक आदमी न्याय पाते पाते वो इतना शोषित हो चुका होता है कि न्याय का उसके लिए कोई मतलब नहीं होता है। भाइयों आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, देखिए समस्याएं तमाम है। हम शॉर्टकट में तमाम बातों को रखना चाहते हैं, चाहे BDO हो, CO हो, जिलाधिकारी हो, थानाध्यक्ष हो। आप छोड़ दीजिए ना वो सब, आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ पे चौक चौराहे पे खड़े हो जाइए, चौक चौराहे पे खड़े हो जाइए, कहना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखिए कि टेम्पू वाला से 10-10 रुपया ट्रैफिक के लोग लेते हैं, 10-10 रुपया लेते हैं, 20-20 रुपया लेते हैं। आप बताइए, जो गरीब आदमी टेम्पू लेके निकलता है, आपको सरकारी सैलरी मिलता है, ठीक है, आपका सैलरी कम है, उसके लिए आप पुलिस एसोसिएशन है, उसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। आप गरीब का खून क्यों चूसते हैं। आप देखिएगा पुलिस वालों में एक ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है कि वो ऑटो में बैठेंगे ना तो ऑटो वालों को पैसा नहीं देंगे। वो कहीं भी जूस वाले के यहाँ जूस पीते हैं तो उसको पैसा नहीं देंगे। तो सिर्फ ये छोटे बड़े स्तर पे नहीं है, तमाम छोटे स्तर पे है।
और बड़े बड़े स्तर पे बीडीओ हो, सीओ हो, वो तमाम घूस लेते हैं। इनकी संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए, इन संपत्ति के ब्यौरा का जांच होना चाहिए, तब जाके इस देश के दो सिस्टम को तमाम अभी सुधारने की जरूरत है। पहला इस देश का न्यायपालिका है, दूसरा इस देश का कार्यपालिका है, और तीसरा इस देश का विधायिका है। और कार्यपालिका के अंदर आने वाले तमाम ऑर्गन जितने भी हैं, वो पुलिसिया व्यवस्था हो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उस पे हम लोगों को बात करनी पड़ेगी, उस पे हम लोगों को सवाल उठाना पड़ेगा, उनके व्यवहार पे बात करना पड़ेगा। एक चीज और कहना नहीं चाहिए, हम आपसे कह देते हैं, आप देखिएगा किसी भी आम पब्लिक से कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाती है और वहां पे पुलिस वाला खड़ा है, वो पब्लिक से वो गाली देके बात करता है, वो गाली देके बात करता है। हम उस पुलिस वाले से पूछना चाहते हैं कि वो जो पब्लिक है, वो लड़का है, जो भी है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उसका इज्जत है कि नहीं, उसका इज्जत है कि नहीं, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा है भाइयों। तो इन सभी तमाम समस्याओं पे हम सभी को बात करना पड़ेगा, हम सभी को लगातार इस पे बात करना पड़ेगा कि सबको स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं, सबको शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं, सबको न्यायिक व्यवस्था मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं, सबको पुलिसिया व्यवस्था, सकारात्मक पुलिसिया व्यवस्था मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं, इन सब से बात करनी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात कह के हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। आप सभी देखे होंगे कि जब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों पर हमला किया और भारत के साथ कई ऐसे कंट्रीज हैं, कई ऐसे देश हैं जो क्या किए कि खुल के उनके विरोध में आ गए, भारत के विरोध में आए, चाहे चाइना हो, अजरबैजान हो, तुर्की हो, ये सब भारत के विरोध में थे। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था है, तो हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को 2-3 चीजों पे काम करना है। हम लोग को न्यायिक व्यवस्था को सुधारना है, पुलिसिया व्यवस्था को सुधारना है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। हम आपको कहना चाहते हैं कि जब युद्ध हुआ तो बहुत से लोग कह रहे थे कि युद्ध रुका क्यों, लेकिन आपको हमको युद्ध से रोमांचित नहीं होना चाहिए। आपके और हमारे अंदर में एक समझ विकसित होना चाहिए कि युद्ध किसी भी समस्या का निराकरण नहीं है। जो हमारी सेना करती है वो एक बहुत बड़ी घटना है, विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। सेना के लिए एक बार आप सभी के अंदर ये सम्मान होना चाहिए, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। और आपको हमको सेना को सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको हमको बस समझने की जरूरत है कि जो सरकार फॉरेन पॉलिसी के मामले में निर्णय लेती है, वैश्विक रिश्तों के बारे में जो निर्णय लेती है, सेना जो कार्रवाई करती है, उस पे हम सबको भरोसा करना है। उस भरोसे के साथ हम सभी को साथ रहना है। जब देश का नागरिक, उसकी स्वास्थ्य स्थिति सही होगी, जब देश की नागरिक शिक्षा को बढ़िया से समझ पाएगा, तो ही वो एक बढ़िया नागरिक बन पाएगा। अदरवाइज हम हमेशा चाइना से पीछे रहेंगे, हम हमेशा अमेरिका से पीछे रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपको, हमको और देश को आगे बढ़ाना है तो आपके और हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था पे बात करनी पड़ेगी, इसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। क्योंकि एक महान नेता ने कहा था कि भारत कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत नहीं है। भारत क्या है? भारत आपको और हमको लेके है। आज लगभग 135 करोड़ भारत की जनसंख्या है। अगर आप शिक्षित हो जाते हैं, आप मजबूत हो जाते हैं, तो आप भारत 1/135 करोड़ भारत मजबूत हो जाएगा। इसके लिए अपने बल, बुद्धि, विवेक पे काम करना है भाइयों। इससे हमारा देश बनेगा। जो गरीब हैं, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो न्याय की इस लड़ाई में, जो डेवलपमेंट की इस लड़ाई में, विकास की इस लड़ाई में कहीं पीछे छूट गए हैं, चाहे वो अति पिछड़े लोग हैं, चाहे दलित लोग हैं, चाहे किसी भी समाज और समुदाय के लोग हैं, उनको हमको गले लगाना पड़ेगा। उनके शिक्षा के लिए बात करनी पड़ेगी, उनके स्वास्थ्य के लिए बात करना पड़ेगा। इन्हीं सब तमाम बातों के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। और आप सबसे हम कहना चाहते हैं कि आप और हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो हमको किसी के आगे कटोरा लेके पाकिस्तान की तरह जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय जिंदाबाद, सामाजिक समरसता जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर कुंवर सिंह अमर रहे, आरा की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।